नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रीट फरवरी 2025 जो पेपर होने वाला है, तो आज हम सीडीपी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हर बार क्वेश्चन कम से कम आपका 10 से 15 नंबर क्वेश्चन हमेशा रिपीट होती है। इसलिए आप ऑल सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में लेकर चलिएगा और साथ में प्रैक्टिस भी कीजिएगा और अपने नोट्स का भी रिवाइज करते रहिएगा। जैसे कि पेपर में कम समय में सही आंसर देख के हम आगे क्वेश्चन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कम समय में आंसर को सही करने का एक तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसको कई बार सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, नोट्स को रिवाइज करते रहिए। और जो भी आपको प्रैक्टिस मिले, कोई भी अदर मतलब स्टेशनरी से कोई भी बुक मिले प्रैक्टिस सेट का, रीड का, तो आप उसे लेके उस पर जरूर प्रैक्टिस करें। और इस चैनल पर आपको वीडियो जरूर प्रोवाइड कराई जाएगी, हर सब्जेक्ट की, प्रीवियस ईयर भी हो या आपका टेक्स्ट बुक भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो अब हम देखते हैं इस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया गया किसके द्वारा। ऑप्शन ए है बिने ने, बी है रीड ने, सी टर्मन ने, डी है केटल ने। तो संप्रत्यय या आप ये कहेंगे सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, तो भाई हमारे टर्मन साहब ने इसका प्रयोग किया है। इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं कि जो मानसिक आयु जिसको एमए कहते हैं, शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो बीने और साइमन ने 1908 में इसका प्रयोग किया था, मानसिक आयु का। पेपर में कभी क्वेश्चन आ सकता है कि मानसिक आयु का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो बीने और साइमन ने किया था। कब किया था, सन 1908 में किया था। सेकेंड हमारा हो जाता है बुद्धि लब्धि का प्रतिपादन या सूत्र किसने दिया है, तो विलियम स्टर्न ने 1912 में इसे दिया था। ठीक है, सूत्र क्या हमारा, जिसको हम फॉर्मूला बोलते हैं, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, तो मानसिक आयु बटा में वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया सूत्र। किसने दिया है, तो विलियम स्टर्न ने 1912 में दिया था। ठीक है, लेकिन इस सूत्र का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, तो टर्मन ने 1916 में किया था। ठीक है, बस ये 3 पॉइंट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन 3 पॉइंट में से कम आपका 1 या 2 नंबर से क्वेश्चन पक्का आएंगे इस वाले पेपर में। इसलिए आप बिल्कुल इसको ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और कॉपी पेन नोटबुक उठा के इसे नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा। ठीक, हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनाया। मानसिक आयु किसने सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो बिने और साइमन दोनों ने मिलकर 1908 में इसका प्रयोग किया था। लेकिन इसको प्रतिपादन किसने किया था सूत्र का, तो विलियम स्टर्न ने 1912 में किया था। लेकिन इस सूत्र का संप्रत्यय या प्रयोग किसने किया था, तो टर्मन 1916 में किया था। बस यहाँ पे कम से कम आपका 6 क्वेश्चन यहाँ से बन गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि डैश है, साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। ऑप्शन ए 70 से कम, बी है 80 से 100 के बीच, सी है 70 से ऊपर, डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी देखते हैं क्या है हमारा। तो इसने क्वेश्चन पूछा कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है कि साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित श्रेणी में रखते हैं। तो 70 से जो कम होते हैं उन्हें कहाँ रखते हैं हम, तो मानसिक न्यूनता ग्रसित श्रेणी में हम रखते हैं। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं कि कैसे और कहाँ होता है। जो 0 से 25 वर्ष की जो आयु होती है उसे हम महामूर्ख या जड़ बुद्धि कहते हैं। 25 से 50 के जो होते हैं वो मूढ़ होते हैं। 50 से जो 75 के बीच में जो होती है वो मूर्ख प्रवृत्ति के होते हैं। और 75 से जो 90 की होती है सीमा पर या अल्प बुद्धि कहते हैं। ठीक है, और 90 से जो 110 होते हैं वो कैसी बुद्धि के होते हैं, औसतन एवरेज होते हैं। ठीक है, और 110 से 120 श्रेष्ठ होते हैं, और 120 से 140 अति श्रेष्ठ होते हैं। सबसे अधिक जीनियस कौन होता है, जो 140 से ऊपर होता है उसे हम क्या कहते हैं, गॉड गिफ्टेड कहते हैं या जीनियस कहते हैं। लेकिन जो वेरी सुपीरियर होते हैं वो 120 से 140 के बीच में होते हैं, और जो श्रेष्ठ होते हैं 110 से 120 में। तो ये आपका जो 3-4 पॉइंट है आपका, ये आपका पेपर में हमेशा क्वेश्चन आता है कि जो औसत जो एवरेज के आयु के होते हैं बच्चे वो किस एज के होते हैं, तो 90 से 10 के होते हैं। 120, 110, 120 कैसे होते हैं, तो श्रेष्ठ होते हैं। 120, 140 कैसे होते हैं, अति श्रेष्ठ होते हैं, मतलब प्रभावशाली होते हैं। और जो 140 के ऊपर से होते हैं वो प्रतिभाशाली, मतलब गॉड गिफ्टेड होते हैं, वो जीनियस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि मानसिक न्यूनता ग्रसित श्रेणी किस पे आता है, तो 70 से जो कम आयु की होती है वो कैसा होता है, तो आपका वो मानसिक न्यूनता ग्रसित आयु के होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा।
क्वेश्चन है कि समान तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन है ए अल्फ्रेड बिने ने, बी है गिलफोर्ड ने, सी है स्पीयरमैन ने, डी थर्स्टन ने। तो समान तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी, स्पीयरमैन ने किया था। ठीक है, किसने किया था? तो स्पीयरमैन ने किया था। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम पढ़ लेते हैं जो पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा है तो हो सकता है कि अगली बार कुछ और क्वेश्चन दे जो हम पकड़ ना पाए। ठीक है, अब देखते हैं स्पीयरमैन ने क्या दिया था। तो स्पीयरमैन द्विकारक सिद्धांत दिया था। ठीक है, यह सिद्धांत एक कारक क्या है? विश्लेषण की सांख्यिकी विधि पर आधारित होता है। ठीक है, स्पीयरमैन ने क्या दिया है? द्विकारक का सिद्धांत दिया है। एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? तो बिने, स्टर्न और टर्मन ने दिया है। ठीक है, त्रिखंड सिद्धांत किसने दिया है? तो स्पीयरमैन ने दिया है। द्विखंड और त्रिखंड का सिद्धांत किसने दिया है? तो स्पीयरमैन ने दिया है। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। समूह का सिद्धांत किसने दिया है? थर्स्टन ने। पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया है? फिलिप वर्नन ने। और बुद्धि संरचना सिद्धांत किसने दिया है? जेपी गिलफोर्ड ने। और प्रतिदर्शन सिद्धांत किसने दिया है? हर्बर्ट गार्डनर ने दिया है। बहुबुद्धि सिद्धांत थॉमसन ने। और तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? तो आरबी केटल ने दिया है। ये आपको कुछ सिद्धांत है जो पेपर में आने की पूरी संभावना है। अगर इस बार ये दिया है क्वेश्चन तो हो सकता है कि इस पर देखिए थॉर्नडाइक ने कितने कौन से कारक सिद्धांत दिया है? तो बहुकारक सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने। ठीक है, इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सी, स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन है कि शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी हैं। ऑप्शन ए आश्रित चर, बी है मध्यस्थ चर, सी है स्वतंत्र चर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो विद्यार्थी इसमें कौन सी प्रक्रिया में है? शिक्षण प्रक्रिया में किस अवस्था में है? तो आपका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, आश्रित चर है। इसमें बालक विद्यार्थी क्या है? तो आश्रित चर है। देखिए ये हमारा जो पाठ्यक्रम है ये क्या हमारा मध्यस्थ चर है, विद्यार्थी क्या है? आश्रित चर है, और शिक्षक क्या? स्वतंत्र चर है। तो इसमें पूछा कि शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी किस प्रक्रिया में है? तो आपका आश्रित चर के प्रक्रिया में है। ठीक है, क्लर्क के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया क्या है? तो क्लर्क के अनुसार शिक्षक वह प्रक्रिया है जिसमें प्रारूप प्रचलन की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। ठीक है, और शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या है? तो आश्रित चर है, शिक्षक क्या है? स्वतंत्र चर है, तथा पाठ्यक्रम या शिक्षण सामग्री क्या है? हमारा मध्यस्थ चर है। ठीक है, तो इस बार विद्यार्थी पूछा है, हो सकता है कि इस बार के क्वेश्चन पूछेगा शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक है क्या हमारा? तो स्वतंत्र चर होगा। ठीक, इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, आश्रित चर है हमारा विद्यार्थी शिक्षण प्रक्रिया में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 बल देता है किस पर? करके सीखने में, बी है समस्या हल करने पर, सी है रटने पर, डी है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी होता, अगर ये होता कि रटने पर, तो आपका एनसीएफ कभी भी रटने के ऊपर बल नहीं देता है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा करके सीखने पर। ठीक है, अब हम थोड़ा देखते हैं कि एनसीएफ और किस चीज़ पर अधिक आवश्यकता है। ठीक है, नैतिक और मानवीय मूल्यों पर वृद्धि करना, भाषा समस्या के निदान हेतु नवीन राष्ट्रीय कार्यक्रम की आवश्यकता का होना, अभिभावकों को संतुष्टि प्रदान करने हेतु और कक्ष शिक्षण प्रभावशाली बनाने हेतु नवीन पाठ्यक्रम की आवश्यकता पर बल देना है, और शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पर बल देना है, और शिक्षण विधियों सुधार एवं विकास हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की आवश्यकता पर बल देना है। ठीक है, तो एक बच्चे के लिए क्या एनसीएफ 2005 किस पे बल देता है? तो जो बच्चा जो खुद करके सीखता है उस पर बल दिया है। रटने में बिल्कुल उसने हतोत्साहित किया रटने के लिए, कहा कि बच्चों को बिल्कुल नहीं रटना, बच्चों को समझ कर किसी चीज़ को समझना है। ठीक है, समस्या के हल करने पर बल दिया है। ठीक है, तो एनसीएफ करके सीखने पर अधिकतर बल दिया है बच्चों के लिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं, ए समानता सिद्धांत, बी है अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, सी है औपचारिक नियमों का सिद्धांत, डी है इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन होगा बी। अनुरूप तत्वों का सिद्धांत क्या है हमारा? थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि डैश मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। ऑप्शन ए तनाव, बी है डिसलेक्सिया, सी है पिछड़ापन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो डिसलेक्सिया ये क्या बताया इसने कि मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद करना का परिणाम होता है क्या हमारा? डिसलेक्सिया। किससे होता है? पढ़ने में विशिष्ट सीखने की विकलांगता को डिसलेक्सिया कहते हैं। मतलब संरचना या कृत्यों में विभेद नहीं कर पा रहा, मतलब उससे किसी समस्या है, तो पढ़ने में समस्या मतलब डिसलेक्सिया की। ठीक है ना? तो आपका इसका राइट होगा आंसर, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है हमारा? तो पढ़ने में विशिष्ट सीखने की विकलांगता है। डिसलेक्सिया से प्रभावित बच्चों में क्या पढ़ना बहुत ही मुश्किल लगता है। यह सामान्य दृष्टि और बुद्धि वाले बच्चों में होता है, जो बुद्धि वाले बच्चे में होता है। और डिसलेक्सिया शब्द उत्पत्ति किससे होती है? तो लैटिन भाषा से डस प्लस लेक्सिया। लैटिन भाषा क्या है इसकी? लैटिन भाषा किसकी? डिसलेक्सिया की। तो इससे हम क्या करेंगे? डस लेक्सिया। तो इससे क्या बन गया हमारा? डिसलेक्सिया। तो किससे पढ़ने संबंधित है? ये पढ़ने संबंधी समस्या है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है डैश बच्चों में अमूर्तमान प्रत्यय को ग्रहण करने की योग्यता होती है। ऑप्शन ए पिछड़े हुए, बी मानसिक रूप से पिछड़े, सी प्रतिभाशाली, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट होगा आंसर, आपको ऑप्शन जाएगा सी प्रतिभाशाली होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। ऑप्शन ए समस्या समाधान विधि, बी है व्यक्तिगत विधि, सी रचनात्मक यांत्रिका, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा आंसर, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है। ऑप्शन ए सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, बी है सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, सी है रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, डी विद्यालय में पक्षतापूर्ण वातावरण का सामना करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट होगा आंसर, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी रहने के लिए स्वस्थ परिवेश। इसका राइट होगा आंसर। इसने पूछा है वंचित समस्या नहीं पूछा है, तो रहने के लिए स्वस्थ परिवेश क्या है हमारा? ये वंचित की समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए मानक, बी है निर्माणात्मक, सी योगात्मक, सी डी है CCE। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? CCE। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? निम्न में से मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। इसका राइट होगा आंसर, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए मानक, इसका राइट होगा आंसर। क्योंकि इसने पूछा है मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, तो मानक क्या है? मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। तो मूल्यांकन प्रकार कौन कौन से हैं? तो निर्माणात्मक है, योगात्मक है और CCE है। ये आपका किसका है? तो ये मूल्यांकन का प्रकार है। ठीक है, मानक क्या है? तो मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं पूछा है। ऑप्शन देखते हैं। ए शैक्षिक उद्देश्य, बी है शिक्षण अनुभव, सी है मूल्यांकन, डी है अधिगम अनुभव। इसका राइट होगा आंसर, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी शिक्षण अनुभव। इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं पूछा है। ऑप्शन ए उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, बी है समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, सी समस्याओं का हल अभ्यास में ले आया जाता है और मूल्यांकन नहीं किया जाता, डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा?
इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सी। समस्याओं का हल अभ्यास में ले आया जाता है, लेकिन और क्या होता है, तो मूल्यांकन नहीं किया जाता। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। क्वेश्चन है कि आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य कितने घंटे का होना चाहिए। ऑप्शन ए 40 घंटे, बी 42 घंटे, सी 45 घंटे, डी 48 घंटे। तो कितने घंटे का होना चाहिए, तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी 45 घंटे का होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। क्वेश्चन है कि तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है डैश 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 है यहाँ पे कि आयु पर, यहाँ पे रिक्त स्थान है यहाँ पे, तो किस वर्ष कितने तर्क और जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास डैश की आयु पर होता है, कितने वर्ष की आयु पर होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए है 7 वर्ष, बी है 11 वर्ष, सी है 9 वर्ष, डी है 6 वर्ष। तो इसका राइट होगा आंसर आपका बी। 11 वर्ष की आयु में क्या होता है, तर्क करना जानता है बच्चा, जिज्ञासा तक इस चीज़ की सीखने के लिए, और निरीक्षण शक्ति भी इसके अंदर विकास हो जाता है 11 वर्ष की आयु में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। क्वेश्चन है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है डैश, यहाँ पे डैश डैश है। तो ऑप्शन ए है स्नायुमंडल, बी है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, सी है मांसपेशियों में वृद्धि, डी है उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त सभी इसका क्या शारीरिक विकास का क्षेत्र है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किससे, किसने ये बात कहा है कि जो बाहरी वातावरण जो बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये कथन किसका है। ऑप्शन देखते हैं, ए वुडवर्थ का, बी है एनास्टेसी का, सी है रॉश का, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ये रॉश का कथन है कि बाहर जो वातावरण वह बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम नियम नहीं पूछा है। ऑप्शन ए समानता, बी भिन्नता, सी है प्रत्यागमन, डी है अभिप्रेरणा। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन होगा डी, अभिप्रेरणा क्या हमारा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रिया पूर्ण विकसित हो जाती है। ऑप्शन ए 3 अथवा 4 वर्ष की आयु में, बी है 8 एवं 9 वर्ष, सी है 6 या 7 वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो बालक की जो दृष्टि और श्रवण इंद्रिया पूर्ण विकसित हो जाती है किस अवस्था में हो जाती है, तो ये 8 से 9 वर्ष की अवस्था में हो जाती है। जिस ऑप्शन इसका होगा बी, इसका राइट होगा आंसर, जिसको हम क्या 9 से 8 वर्ष की आयु क्या बोलेंगे हम, तो उत्तर बाल्य अवस्था भी इसे कह सकते हैं। उत्तर बाल्य अवस्था कितने होती है, 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें पूछा है कि 8 से 9 वर्ष की अवस्था क्या है जिसमें इंद्रियात्मक और पूर्ण विकसित हो जाती है, तो उत्तर बाल्य अवस्था में पूरी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। कौन सी अवस्था है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, बी किशोरावस्था, सी उत्तर बाल्यकाल, डी है प्रौढ़ा अवस्था। कि कौन सी अवस्था में होती है, तो उत्तर जो बाल्य अवस्था होती है जो 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है, इस अवस्था में बच्चे क्या नई खोज करने की होती है और घूमने की भी एक प्रवृत्ति बहुत अच्छी अधिक बढ़ जाती है इस अवस्था में, जिसको हम उत्तर बाल्यकाल या उत्तर बाल्य अवस्था बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है निम्न में से कौन उदाहरण अर्जित प्रेरक है। ऑप्शन ए है भूख, बी पुरस्कार, सी है रुचि, डी है विश्राम। इसने पूछा है कि अर्जित प्रेरक कौन सा होगा, भूख, पुरस्कार, रुचि या विश्राम। तो जो आपका ये है पुरस्कार और रुचि जो है आपका ये कौन सा है, इसे हम क्या कहते हैं, जैविक प्रेरक बोलते हैं, जैविक प्रेरक बोलते हैं, या इसको अर्जित प्रेरक भी कह सकते हैं। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन होगा बी और सी दोनों इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा वर्णित होती है। ऑप्शन ए ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, बी है भावात्मक जागृति द्वारा, सी है दोनों ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। तो
तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन होगा बी, भावनात्मक जागृति द्वारा क्या होता है, अभिप्रेरणा वर्धित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि चिंतन मानसिक क्रिया डैश पहलू है। ऑप्शन ए ज्ञानात्मक, बी क्रियात्मक, सी भावनात्मक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन होगा ए ज्ञानात्मक, इसका राइट होगा आंसर। चिंतन प्रक्रिया मानसिक जो क्रिया होती है ज्ञानात्मक पहलू है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। ऑप्शन ए पारंपरिक अनुकूलन, बी है मनोविज्ञान, सी वातावरण, डी मनोदैहिक। ऑप्शन है ए पारंपरिक अनुकूलन, बी है मनोविज्ञान, डी है सी है वातावरण, डी है मनोदैहिक। इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन होगा ए पारंपरिक अनुकूलन क्या है, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है कि बुद्धि स्तर में, बी गतिवाही योग्यता में, सी अभिवृद्धि में, डी है उपरोक्त सभी में। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर। तो व्यक्तिगत भेद किसमें होती है, तो बुद्धि स्तर में भी होती है, अभिवृद्धि में भी होती है, अगतिवाहिक योग्यता में भी होती है। उपरोक्त इसका सही होगा आंसर आपका डी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए पूर्वानुभव, बी भाषा, सी तर्क, डी समस्या। इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन होगा डी समस्या, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। ऑप्शन ए गहन दृष्टिकोण, बी है मानकीय दृष्टिकोण, सी सतही दृष्टिकोण, डी है प्रेक्षणात्मक। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट होगा आंसर आपका अब बाह्य अभ्यास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन किससे होता है, सतही दृष्टिकोण से कहा जाता है। इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है। ऑप्शन ए सामान्य बुद्धि का अभाव, बी है विशिष्ट पिछड़ापन, सी है शारीरिक दोष, डी है स्वस्थ वातावरण। तो जो स्वस्थ वातावरण क्या है हमारा, ये पिछड़ेपन का कारण नहीं है। इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन ए है कि मनन ने, सी है सेल्डन ने, सी हिप्पोक्रेटस ने, डी है केटल ने। तो किसने किया है प्रस्तुत इसका। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन होगा सी, हिप्पोक्रेटस ने इसका किया है वर्गीकरण प्रस्तुत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है। ऑप्शन ए है संबंध, बी जिज्ञासा, सी है उपलब्धि, डी है आक्रमकता। इसका राइट होगा आंसर आपका उपलब्धि क्या है हमारा, ये प्रगतिशील परिवारों में बच्चों की अपेक्षाकृत प्रेरक अधिक प्रबल होता है उपलब्धि करना। ठीक है, तो आज का सेट यही समाप्त होता है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।